हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के सामने पैरेटो को लेके आए हैं। पैरेटो की थ्योरीज को समझेंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो इसे गलत करने की कोशिश नहीं करेंगे। ज़्यादातर कोशिश यही करेंगे कि चीज़ों को अच्छे से समझें ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए हम देखते हैं पैरेटो को। विल्फ्रेड पैरेटो। विल्फ्रेड पैरेटो, ये जान लीजिए, आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, 1848 से 1930 तक इनका जीवन काल रहा है और इस बीच में ये बहुत ही महान महान काम किए हैं। अब वो काम कैसे हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए, हम लोग अपने जीवन में एक काम नहीं कर पाते हैं। अगर हम लोग को कहा जाए तो एक किसी सब्जेक्ट में विद्वता हासिल नहीं कर पाते हैं। हम किसी एक सब्जेक्ट में जो है अच्छी पकड़ नहीं बना पाते हैं, लेकिन ये इंसान सबसे पहले इंजीनियरिंग किया, इंजीनियर बना, उसके बाद इकोनॉमी पढ़ा, फिर अर्थशास्त्री बना, उसके बाद सोशियोलॉजी पढ़ा और सोशियोलॉजिस्ट बन गया। ये अपने जीवन में तीन तीन महान सब्जेक्टों को पढ़े हैं और तीन तीन महान कामों को किए हैं। ठीक, तो इसलिए ये जान सकते हैं। अब ये चीज हम आपको क्यों बताएं, क्या ये एग्जाम से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं, एग्जाम में ये नहीं पूछता है। हम इस चीज को आपको इसलिए बताए हैं ताकि अगर व्यक्ति का कोई पास्ट रहा है तो उसका प्रभाव फ्यूचर में जरूर दिखता है। इनका पास्ट अगर इंजीनियरिंग रहा है, इनका पास्ट अगर इकोनॉमी रहा है, तो उसका प्रभाव सोशियोलॉजी पे जरूर पड़ेगा। तो अगर सोशियोलॉजी के इनके थ्योरीज को समझनी है, समाज के इनके विचार को समझना है, तो इनको ये आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इनका रिलेशन इकोनॉमी से रहा है और ये इंजीनियरिंग से रहा है। ठीक, सबसे पहली बात इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो इनको फांसीवाद का पैगंबर कहा जाता है, फासिस्टवाद के जन्मदाता इन्हें माना जाता है। फिर जो इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, हर बार पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक, वो बुक क्या है? द माइंड एंड सोसाइटी। वो फिर से ध्यान से सुनिएगा इसको, माइंड एंड सोसाइटी। एक बुक और है, बहुत कंफ्यूज करता है। वो बुक किसकी है ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। बुक का नाम है द माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। बुक क्या नाम क्या है? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी बुक है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस कंफ्यूजन को दूर करिएगा, क्योंकि बच्चे बाद में ये कहते हैं कि आपने तो बताया था माइंड एंड सोसाइटी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी बुक है। तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी बुक नहीं है, माइंड एंड सोसाइटी इनकी बुक है, जो कि 4 पार्ट में आया हुआ था। आई थिंक इट्स क्लियर। चले हम आगे, तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस सामाजिक क्रिया का सिद्धांत जो पैरेटो देते हैं, क्रिया का सिद्धांत। ठीक, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पैरेटो बताते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन काल में या समाज में जो जिस तरह की जो भी गतिविधियां होती हैं, वो गतिविधियां 2 तरह की क्रियाओं से मिलकर बनती हैं। एक तार्किक क्रिया और दूसरा अतार्किक क्रिया। ठीक, इसको समझिएगा। एक तार्किक क्रिया, दूसरा क्या है? अतार्किक क्रिया। लॉजिकल एक्शन और नॉन लॉजिकल एक्शन, ये 2 तरह की क्रिया को बताते हैं। क्वेश्चन पूछता है यूजीसी नेट में कि पैरेटो या तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया की बात कौन किया है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि पैरेटो ने किन 2 प्रकार की क्रियाओं की बात की है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पैरेटो समाज शास्त्र को किस तरह की क्रिया के माध्यम से समझते हैं, या समाज शास्त्र में किस तरह की क्रिया का अध्ययन करने को समाज शास्त्र की जो विशेषता बताते हैं पैरेटो, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा और इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए चीजों को जो हम समझा रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं। पैरेटो सबसे पहली बात तो ये बताते हैं कि लॉजिकल एक्शन क्या है और नॉन लॉजिकल एक्शन क्या है। तो लॉजिकल एक्शन जो कि तार्किक क्रिया है, तो तार्किक क्रिया कहते हैं जब हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए तार्किक रूप से सोच विचार के तर्क के आधार पर साधन का यूज करते हैं, तो उसे ही तार्किक क्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? जब हम अपने लक्ष्य के अनुसार साधन का यूज करते हैं तो इसे हम तार्किक क्रिया कहते हैं। अगर आपको यूजीसी नेट निकालना है, जेआरएफ पाना है, तो आपके लिए तार्किक क्रिया क्या होगी? आपके लिए तार्किक क्रिया ये होगी कि आप उसी तरह के संसाधन का यूज करिए जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक, उन्हीं कोचिंगों को पढ़िए जो उस तरह के कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, उन्हीं बुक्स को पढ़िए जो उस लेवल की चीजों को प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप जो है कि आपको निकालना नेट और जेआरएफ है और सोशियोलॉजी का जो है कि इंटर का जो है कि एनसीईआरटी लेके बैठ गए, तो केवल एनसीईआरटी पढ़ने से आपका नहीं निकलने वाला है। समझ में आया चीज? तो उस लेवल के पढ़ेंगे, उसको कहते हैं तार्किक क्रिया। ठीक,
और तार्किक क्रिया को अगर बात की जाए तो एक सूत्र के रूप में पिरोया है इन्होंने। और ये तार्किक क्रिया को बताते हैं कि व्यक्तिपरकता प्लस वस्तुपरकता, अर्थात सब्जेक्टिविटी प्लस ऑब्जेक्टिविटी प्लस लॉजिक, अगर इन तीनों चीज को मिला दिया जाए तो उसे हम तार्किक क्रिया कहते हैं। तार्किक क्रिया किसे कहते हैं, दोबारा सुनिएगा, सब्जेक्टिविटी प्लस ऑब्जेक्टिविटी प्लस लॉजिक, अगर इन तीनों को मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, लॉजिकल एक्शन हो जाता है। आई बात समझ में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, ये कहते हैं कि लॉजिकल एक्शन का जो अध्ययन करता है अगर किसी सामाजिक विज्ञान में होता है तो वो अर्थशास्त्र में होता है। ठीक, इसीलिए हम सबसे पहले बताए थे ये अर्थशास्त्री भी थे। ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी में लॉजिकल एक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सोशियोलॉजी में लॉजिकल एक्शन का अध्ययन होता ही नहीं है। लॉजिकल एक्शन का अगर अध्ययन होता है तो वो कहाँ होता है, अर्थशास्त्र में। और वो कैसे, आप अगर इकोनॉमिक रूप से समझना चाहेंगे तो आप अगर कहीं कोई चीज खरीद फरोख्त करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको बहुत सोच समझ के खरीदते हैं। पैसा कोई खर्चा करता है तो बहुत सोच समझ के करता है। ठीक, तो वो तार्किक क्रिया में आ गया। जिस चीज की जितनी उपयोगिता है व्यक्ति उतना ही काम करता है, उतना ही खरीदता है, उतनी ही चीज। ठीक, तो वो तार्किक क्रिया में आ गया। ये चीज समझ में आई। और ये अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन होता है, ये भी चीज आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं अतार्किक क्रिया क्या है। अतर्क संगत और अतार्किक क्रिया, नॉन लॉजिकल एक्शन। तो नॉन लॉजिकल एक्शन होता क्या है, तो देखिए सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि समाजशास्त्र में किस तरह की तार्किक क्रिया का अध्ययन होता है, किस तरह की क्रिया का अध्ययन होता है, तो अतार्किक क्रिया नॉन लॉजिकल एक्शन का अध्ययन होता है। ठीक, सबसे पहले अब नॉन लॉजिकल एक्शन होता क्या है, तो सीधी सीधे भाषा में पैरेटो कहते हैं कि जो क्रिया तार्किक क्रिया नहीं है वो अतार्किक क्रिया है। पहली बात, जो क्रिया तार्किक क्रिया नहीं है वो क्या है, अतार्किक क्रिया है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात क्या है कि अतार्किक क्रिया क्या होती है, तो देखिए और नॉर्मल दिनों में पर डे अगर हम लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं वो सारी क्रियाएं, वो जितनी भी क्रियाएं हैं डेली रेगुलर यूज वाली जो क्रियाएं हैं वो अतार्किक क्रियाओं में आ जाती हैं। ठीक, जैसे हम कोई चीज खाते पीते हैं, सोते उठते हैं, ठीक, तो किसी उद्देश्य को ध्यान में रख के नहीं काम करते हैं, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, अतार्किक क्रिया हो जाएगी। अतार्किक क्रिया में सबसे जो पैरेटो ने बताया है वो बताते हैं हमारी मनोवृत्तियां आती हैं, घृणा, प्रेम, ये सारी चीजें क्या होती हैं, अतार्किक क्रिया में आ जाती हैं। अब एक चीज आप तो ये चीज बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी व्यक्ति से घृणा हो जाए तो वो व्यक्ति कितना भी अच्छा काम करेगा आपको वो काम गलत ही लगेगा। अगर आपको किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाए या आप किसी व्यक्ति को आदर्श मान लें तो वो व्यक्ति कितना भी गलत काम करेगा आपको वो काम अच्छा ही लगेगा। ये चीजें समझ में आ गई। तो ये क्या होती है, अतार्किक क्रिया होती है। अतार्किक क्रिया में पैरेटो और बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं और उस एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं हर व्यक्ति मरणशील है। हर व्यक्ति क्या है, जो देश में जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा जरूर, तो हर व्यक्ति मरणशील है, ये सभी व्यक्ति जानता है। फिर भी इन सब चीजों को जानने के बावजूद भी व्यक्ति जब मरता है या बिछड़ता है एक दूसरे से तो वो शोक मनाता है, वो रोता है, वो चिल्लाता है, बिलखता है। क्यों क्यों, वो तो जानता है ना कि ये मरने वाला था या हर व्यक्ति मरेगा। आज आप आज कोई और मरा है, कल हमारी भी बारी आएगी, तो फिर भी उसको दुख होता है इस चीज से, या किसी चीज को देख के उसको खुशी मिलती है। तो वो सारी चीजें क्या हो गई, ये अतार्किक क्रिया में आ गई, नॉन लॉजिकल एक्शन में आ गई। ये चीजें आप समझ गए। तार्किक क्रिया क्या होती है, अतार्किक क्रिया क्या होती है। अब यहाँ देखते हैं अतार्किक क्रिया वो सूत्र देखते हैं। संपूर्ण क्रिया में से जब तार्किक क्रिया को आप निकाल देंगे तो जो बचेगा वो अतार्किक क्रिया हो। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए अतार्किक क्रिया में दो तथ्य होते हैं। ठीक, अतार्किक क्रिया में दो तथ्य होते हैं जिसे हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। एक होता है विशिष्ट चालक रेसिड्यूअल, और दूसरा भ्रांत तर्क। ये चीज समझिएगा। देखिए अतार्किक क्रिया में दो चीज ये होता है कि दो तथ्य ये होते हैं, एक स्थायी होता है एक अस्थायी। दो तथ्य होते हैं, एक स्थायी तथ्य होता है एक अस्थायी तथ्य होता है। जो स्थायी तत्व होते हैं उसको रेसिड्यूअल कहते हैं। ठीक, रेसिड्यूअल। और जो अस्थायी तत्व होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको भ्रांत तर्क कहते हैं। जो भ्रांत तर्क है उसको हम अतार्किक क्रिया में मानते ही नहीं। समाजशास्त्र का अध्ययन, समाजशास्त्र के अध्ययन में उसको हम लाते ही नहीं है। लाते किसको है, तो रेसिड्यूअल को। अब रेसिड्यूअल क्या है ये चीज समझने का हम प्रयास करें। सबसे पहले अतार्किक क्रिया में जो स्थायी तत्व है उसे ही हम विशिष्ट चालक कहते हैं या रेसिड्यूअल कहते हैं या अवशेष चालक कहते हैं या अवशिष्ट चालक कहते हैं। ठीक, इंग्लिश अगर याद कर लेंगे तो ये हिंदी नहीं याद करना पड़ेगा।
और हिंदी में आप थोड़ा सा जान लीजिए, विशिष्ट चालक, अवशेष चालक और अवशिष्ट चालक। ये चीज आप समझ गए। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या कहना चाहते हैं। ये मानव की अतार्किक व्यवहारों को प्रेरित करने वाली भावनाओं को, अभिवृत्ति को विशिष्ट चालक कहते हैं। ठीक, जो मानव की भावनाओं को प्रेरित करता है, जो मानव को किसी काम करने के लिए प्रेरणा देता है, ठीक, उसकी अभिवृत्ति ही क्या होती है, विशिष्ट चालक होती है। विशिष्ट चालक की यहाँ 3 विशेषताओं को देखेंगे। विशिष्ट चालक अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होते हैं। ठीक, ये बात हम बताएं आपको कि ये क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। ये चीज क्वेश्चन पूछता है, विशिष्ट चालक किस प्रकार की अभिवृत्ति है, स्थिर या अस्थिर? तो स्थिर अभिवृत्ति है। विशिष्ट चालक स्वयं मूल प्रवृत्ति या भावना नहीं होता, ये क्या होता है, अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है, अभिव्यक्ति। ठीक, उसके बाद विशिष्ट चालकों में तार्किक तत्व नहीं होते और न ही तार्किक आधार होते हैं। ठीक, ये चीज हम बता ही चुके हैं आपको। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि पैरेटो ने कितने प्रकार के विशिष्ट चालक बताए हैं। कितने बताए हैं, 6 प्रकार के विशिष्ट चालक बताए हैं। अब यहाँ पे आपको नीचे 6 प्रकार के विशिष्ट चालक दे दिया गया है। इसको पूछता नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इस बार देख लीजिए, जानते रहिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो पैरेटो जो है, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि पैरेटो कितने प्रकार के विशिष्ट चालक की बात करते हैं। तो पैरेटो 6 प्रकार के विशिष्ट चालक की बात करते हैं। पहला क्या है, सम्मिलन के चालक। दूसरा क्या है, समूह स्थायित्व के चालक। तीसरा क्या है, सामाजिकता के चालक। चौथा काम वासना के चालक। पांचवा व्यक्तित्व निर्माण के चालक। छठा क्या है, बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिवृत्ति के चालक। ये 6 चालक को बताए हुए हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि पैरेटो जो है 2 तरह के वर्ग की बात करते हैं समाज में। 2 तरह के काम करने वाले वर्ग होते हैं समाज में। पहला होता है लोमड़ी, दूसरा होता है शेर। लोमड़ी को इंग्लिश में फॉक्स कहते हैं, शेर को लायन। अब ये 2 तरह के वर्ग जो बताए गए हैं, वो क्यों बताए गए और इनकी विशेषता क्या है। आप ये विशेषता तो जानते हैं, लोमड़ी की विशेषता क्या होती है कि जो समय के अनुसार परिवर्तन लायक समाज में, ठीक, जो परिवर्तित होता रहे समय को, उसको लोमड़ी कहते हैं। और शेर जो रूढ़िवादी होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, शेर की विशिष्टता क्या होती है, पैरेटो के अनुसार शेर की विशिष्टता क्या होती है, तो रूढ़िवादिता होती है। ये चीज आप जान लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज को हम समझते हैं। दूसरा जो तथ्य होता है किस चीज का, तो अतार्किक क्रिया का, नॉन लॉजिकल का दूसरा तर्क होता है, वो होता है भ्रांत तर्क। ठीक, भ्रांत तर्क क्या होता है, डेरिवेशन। डेरिवेशन और भ्रांत तर्क क्या होता है, ये समझेंगे। देखिए, आप अगर कोई क्रिया कर रहे हैं और उस क्रिया को आपको सिद्ध करना पड़ रहा है, और जो आप सिद्ध करने के लिए जो आप प्रूफ दे रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज अगर जन साधारण में प्रचलित चीजों से भिन्न है, तो उसे ही हम भ्रांत तर्क कहेंगे। आई बात समझ में। जैसे देखिए, भ्रांत तर्क क्रियाओं का ऐसा व्यापक समूह है जिसके द्वारा कर्ता अपने व्यवहार की तार्किकता और औचित्य को स्थापित करने का प्रयत्न करता है। अर्थात जो व्यक्ति जो वो व्यक्त किया है, उसको वो अपनी नजर में सही मानता है। ठीक, और वो दूसरों को भी उसको सिद्ध करने का प्रयास करता है कि हम ये जो काम किए हैं, ये सोच के किए हैं और ये सही है। लेकिन व्यक्ति उस काम को सही नहीं मानते हैं। जो और सोसाइटी के लोग हैं, वो उस चीज को सही नहीं मानते हैं। और जो व्यक्ति काम करता है और जो तर्क देता है उसको सिद्ध करने के लिए, वो नॉन लॉजिकल तर्क देता है। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, उसको अतार्किक भ्रांत तर्क कहते हैं। इन तर्कों को भ्रांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सामान्य या साधारण मत के विपरीत अतार्किक व प्रायोगिक सिद्ध व्यवहारों पर आधारित होते हैं। ठीक, ये जो लॉजिक देता है, कोई काम सिद्ध करने के लिए जो लॉजिक देता है, वो क्या होता है, अतर्क संगत होता है, अप्रयोग होता है। ठीक, जैसे आप बहुत से बच्चों को देखे होंगे, घर में क्या होता है, कोई गलती हो गई या स्कूल जा रहे थे, स्कूल जाने के लिए मन नहीं है, और स्कूल जाने के लिए मन नहीं है तो हम स्कूल से छुट्टी लेना चाह रहे हैं, या स्कूल हम नहीं गए और प्रिंसिपल पूछा कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो आप 10 बहाने बताते हैं और उस बहाने को सिद्ध करने के लिए आप 10 प्रूफ भी देते हैं। वो प्रूफ अतार्किक है। ठीक, वो प्रिंसिपल जानता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। समझ में आया। तो इसी को क्या कहते हैं, जो आप बहाने बता रहे हैं, वो सारी चीजें क्या हो गई, वो भ्रांत तर्क हो गया। यही पैरेटो कहना चाहते हैं कि और भ्रांत तर्क
क्या होता है? प्रचार, विज्ञापन, फैशन आदि इसी प्रकार के भ्रांत तर्कों पे आधारित व्यवहार है। ये बात समझ में आई? प्रचार, विज्ञापन, फैशन, ये सारी चीजें क्या है? भ्रांत तर्क पे आधारित विज्ञापन है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं, ये एक छोटा सा फिगर है सामाजिक क्रिया का, सोशल एक्शन का। सामाजिक क्रिया पैरेटो के अनुसार कौन सा है? तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया। ता, तार्किक क्रिया जो है सोशियोलॉजी का पार्ट है ही नहीं। ये अगर सामाजिक विज्ञान में कहीं पढ़ा जाता है तो अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है, पैरेटो कहते हैं। उसके बाद अतार्किक क्रिया में दो तत्व आते हैं। वो पहला कौन सा है? स्थिर तत्व आते हैं, जो बहुत जिसको परिवर्तन होने में बहुत समय लगता है, और दूसरा होता है अस्थिर तत्व। ये स्थिर तत्व या तो परिवर्तित ही नहीं होते हैं, या तो इसके परिवर्तन में बहुत टाइम लग जाता है। इसी को क्या कहते हैं? अवशिष्ट। ठीक, इसी को कहते हैं अवशिष्ट, इसी को रेसिडुअल कहते हैं। और इस यही जो स्थिर तत्व है, इसी के अध्ययन समाजशास्त्र में हम करते हैं। समझ में आई बात? और अस्थिर तत्व जो डेरिवेटिव्स हैं, इसका अध्ययन हम सोशियोलॉजी में नहीं करते हैं, इसकी गणना हम सोशियोलॉजी में करते ही नहीं है, इसको छोड़ देते हैं और ये स्थिर तत्वों का अध्ययन करते हैं, ये पैरेटो के अनुसार। ठीक, उसके बाद देखेंगे ये आगे जो है अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत की अवधारणा जो है हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग यहाँ तक बने रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्लास को देखेंगे। थैंक यू सो मच।